press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to our channel Agri Tutorial. Today we are going to start the second lecture of class 11 chemistry. In this lecture we are going to discuss the laws of chemical combination. तो class first lecture में हमने पढ़ा था chemistry के बारे में, chemistry की importance, matter के classification के बारे में. आज हम पढ़ रहे हैं laws of chemical combinations के बारे में. तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री किससे डील करती है? केमिकल रिएक्शन से. केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल रिएक्शंस आर डन विद द हेल्प ऑफ सम लॉज एंड हियर वी आर डिस्कसिंग 5 लॉज. हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर हम कितने लॉज पढ़ रहे हैं? 5 लॉज पढ़ रहे हैं. सो the first one is law of conservation of mass, second law of constant composition, third law of multiple proportion, fourth law of reciprocal proportion, fifth law of combining volumes और हम इसे गेल-उसेक law of gaseous volumes भी बोलते हैं. तो देखिए इन 5 लॉज में सिमिलैरिटी क्या है कि जो फर्स्ट से फोर्थ लॉ है ये सारे किससे रिलेटेड है? मास से रिलेटेड है. और ये जो फिफ्थ वाला है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर कैन नीदर भी, आपने पढ़ा है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज interconvertible. It is non-destructive in nature and it is interconvertible means एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के टोटल मास के. कैसे हम इसे प्रूव करेंगे? देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का, H2O. अब हमने देखा यहाँ पे H2O किस में है? लिक्विड फॉर्म में है. नेक्स्ट ये क्या हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब वाटर लिक्विड फॉर्म में था हमने इसे वे किया, टेस्ट ट्यूब में रखा है, तो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में था इसे वे किया तो इसका जितना भी मास आ रहा था फिर क्या करा? इस वाटर को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. किसमें? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू आइस और आइस को हम वे कर रहे हैं और फिर आइस को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं? लिक्विड में. तो क्या हुआ? जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो जितना मास उस लिक्विड का है सेम वही लिक्विड जब आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो आइस और उस वाटर का मास जो लिक्विड स्टेट में है दोनों का ही मास बराबर है. तो ये क्या हुआ? हमारा फिजिकल चेंज. लिक्विड आइस में कन्वर्ट, आइस लिक्विड में कन्वर्ट. तो इस तरीके के चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस के लिए होल्ड करेगा. तो फिजिकल चेंज हमने देखा, आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और लिक्विड फिर वापस आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उनका मास क्या है? सेम है. नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम किसी केमिकल चेंज को ले लें, केमिकल चेंज क्या ले सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3. ये क्या फॉर्म करेगा? NaNO3 प्लस AgCl.
मीन्स अगर हम सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा। तो आप बुक्स में पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये जो केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लैंडोल्फ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था इसके बारे में। लैंडोल्फ की एक ट्यूब होती है, तो वो ट्यूब किस तरीके की होती है, ये ट्यूब है, इसमें हमने फिल कर दिया NaCl और इस वाले में फिल कर देंगे NaCl और इस वाले में फिल कर देंगे AgNO3, और फिर हम क्या कर देंगे, ऊपर से इनमें कॉर्क लगा के इन जो भी ये ट्यूब है इनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसमें NaCl है और इसमें AgNO3 है, हमने इतना इतना फिल किया, लैंडलॉर्ड ने दिया था इसके बारे में। तो इस ट्यूब को जब क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे, हल्का सा टिल्ट करने के बाद क्या होगा, ये NaCl और AgNO3 मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद वो क्या फॉर्म कर देंगे, NaNO3 और AgCl। अब यहाँ पे AgCl क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, और NaNO3 लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, जब NaCl और AgNO3 को ऐड कर रहे हैं और बन क्या रहा है हमारा NaNO3 और AgCl। तो जब इस रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग में जो NaCl और AgNO3 का मास था इन्हें वे करेंगे, और बाद में जब इसे वे करेंगे तो ये दोनों ही मासेस क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो केमिकल चेंज भी क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है। तो ये किसके बारे में था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन देखिए क्लास, लास्ट वीडियो में जब हमने आपको कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड में क्या रहता है, कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो जो एलिमेंट जिनसे मिलके वो बना है उनके मासेस का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है। सेम वही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, डेफिनेशन देखिए, a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। तो जब भी कोई केमिकली कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें, H2O आपको कहाँ से मिल सकता है, टैप के थ्रू मिल सकता है, ओशियंस के थ्रू मिल सकता है, लेक्स के थ्रू मिल सकता है, रिवर्स के थ्रू मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से हमें क्या मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। अब वाटर कहीं से भी मिल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो ये हो गया 2:16। अब हम इसे सिंपलेस्ट वे में लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 1:8। तो देखिए कहीं से भी आपको वाटर मिल रहा है, वाटर का सोर्स जो भी है, लेकिन वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो इनके मासेस का रेशियो 2:16 या फिर 1:8। सिमिलरली अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड को लें, अब हम ले लेते हैं CO2 को। अब देखिए जो CO2 है, CO2 भी बहुत तरीके से फॉर्म हो सकती है। CO+O अगर हम करें तो हमें क्या मिल सकता है, CO2। नेक्स्ट अगर हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करें तो यहां से भी हमें CaO+CO2 मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CaCO3 प्लस 2HCl, ये यहां से हमें मिलता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए CO2 मिलने के भी कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम CO2 का फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, CO+O CO2 मिला, या फिर COC प्लस O2 गिव CO2। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। थर्ड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में हम ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड कर रहे हैं तो हमें CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 मिल रहा है।
तो देखिए नंबर ऑफ मेथड्स है कि हमें कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बहुत सारी तरीके से मिल सकता है, मेथड से मिल सकता है, लेकिन इस लॉ के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, देखिए CO2 कहीं से भी हमें मिल रहा है, लेकिन CO2 मिल तो हमें CO2 ही रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 ही रहेगा। कार्बन का मास कितना 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, तो 12:32। अब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर लें, कॉमन फैक्टर क्या है इसका 4, 4 3 12, 4 8 32। तो क्लास हम कंपाउंड की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, अब देखिए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट CO2, एक C 2 O, तो CO2 हमेशा एक C और 2 ऑक्सीजन से ही बनेगा, कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो। तो ये रही डेफिनेशन किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। आप डेफिनेशन नोट करिए, एग्जांपल्स इसके रिलेवेंट और एग्जांपल्स देखिए और सारे लॉज को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, जब कोई दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जो फिक्स है, एक एलिमेंट उसमें फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उस एलिमेंट का दोनों कंपाउंड्स में जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्लास, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से एक तो बन सकता है CO2, एक बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। नेक्स्ट हम बात करें CO2 की, तो इसमें कार्बन तो 1 है, अभी भी कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास कितना 2 है, तो 32। नेक्स्ट देखिए, CO में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, CO2 में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना 32। अब देखिए लॉ क्या कह रहा है कि जो दूसरा एलिमेंट है, एक तो फिक्स है, यहाँ पे C था दोनों में, C, लेकिन यहाँ पे O था ऑक्सीजन और यहाँ O2 हो गया, तो हमें किसका देखना है, O और O2 के मासेस का रेशियो देखना है। ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 16:32 मीन्स 1:2। तो दिस इज द एग्जाम्पल। तो अब देखिए दोबारा से लॉ क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more chemical compounds, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, CO और CO2 बना रहे हैं, देन the masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other। तो जो इनका मास है, किसका, ऑक्सीजन का मास है, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combine with the fixed mass of the other, यहाँ कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, ये bear a simple ratio to one another। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है 16:32। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन की जगह सल्फर और ऑक्सीजन ले लेते हैं। सेम ऐसे ही थोड़ा सा चेंज किसका आ जाएगा, चेंज आ जाएगा सिर्फ मास का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड। तो सल्फर और ऑक्सीजन से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब देखिए आपको पता है सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा O2 है, तो कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। अब हमें किनके मासेस को कंपेयर करना है, हमें ऑक्सीजन के मासेस को कंपेयर करना होगा, क्योंकि सल्फर कांस्टेंट है, यहाँ पे O2 और O3 के मास को कंपेयर करना होगा। O2 का मास कितना है 32 है
और O3 का मास कितना है 48 है, तो 32 रेशियो हम क्या कर देंगे 48, तो ये कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो ये क्या हो गया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो क्लास अब हम किसकी बात करते हैं, फोर्थ लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब आपने पहले से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी पढ़ा था, कांस्टेंट कंपोजिशन भी आपको पता ही था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन एक हो गया, मल्टीपल प्रपोर्शन में भी कुछ ऐसा टफ नहीं था। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो इस लॉ में हमें क्या करना है, तीन एलिमेंट्स को देखना है। तीन एलिमेंट्स में क्या है, दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो एलिमेंट मिलके A और B जैसे एक कंपाउंड बना रहे हैं, और A और B किसी थर्ड एलिमेंट के साथ मिलके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब वो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो उस रेशियो के बराबर होना चाहिए जो उनका आपस में उनके मासेस का जो रेशियो है, या फिर उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो देखिए हम इसे इरेज कर देते हैं। जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो गए A और B, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 फॉर्म कर रहे हैं। अब इस लॉ में क्या है कि ये दोनों ही एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर लेंगे, CH4, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O। तो इसको हम A एलिमेंट कह लेते हैं, इसको B एलिमेंट कह लेते हैं। इन दोनों का आपस में कौन सा कंपाउंड बन रहा है, CO2, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बन रहा है CH4, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बन रहा है H2O। अब हमें देखना क्या है, पहले हमें ये देखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो थर्ड एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं CH4 और H2O में, कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का क्या रेशियो है, और फिर सेम हम देखेंगे कि यहाँ उनके मासेस का क्या रेशियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस में देख लेते हैं, CH4 में। देखिए CH4 में देखिए कार्बन का मास कितना होगा 12, क्योंकि एक कार्बन है, और हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4, 12 ग्राम, और इसका मास कितना होगा 4 ग्राम। तो ये कितना हो गया, अच्छा हम ऐसे ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना है 4 ग्राम, और कितने 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन हुआ है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा 3 ग्राम के साथ, तो कितना आ गया 1:3। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं H2O की। अब H2O में देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि 2 H हैं तो 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन एक है, तो फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा 1 ग्राम के साथ, तो यहाँ पे कितना हो गया 1:8 हो गया। अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन CH4 में 3 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा था, और H2O में 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन हो रहा है 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे CH4 और H2O को अगर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आ गया 3:8। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट देखिए CH4 और H2O का हमने देखिए, CH4 और H2O के केस में कार्बन और ऑक्सीजन का हमने हाइड्रोजन का 1 ग्राम के लिए निकाल लिया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन हुआ, और 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हुआ, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हुआ 1:3, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ 1:8, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया 3:8। अब हमें देखना है CO2 में इनका आपस में ये किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। तो देखिए C 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना
16 2 जा 32 ग्राम। तो इसलिए कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। कितना आया 3:8, सेम आ रहा है। द रेशियो ऑफ, अब हम डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन पढ़िए और एग्जाम्पल को समझिए। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately। रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, यहाँ पे क्या हो गए CO कार्बन और ऑक्सीजन, which combine separately with a fixed mass of the third element C hydrogen is either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। ये या तो ये सेम होगा, जैसे यहाँ पे सेम आया, या फिर मल्टीपल होगा, जैसे हम कह सकते हैं तो एक में 1:2 आ रहा है, एक में 1:4 आ रहा है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, 4 लॉ हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो क्लास अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट लॉ, वो क्या है, गेलुसेट्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए अभी तक हमने 4 लॉज जो भी पढ़े वो मास से रिलेटेड थे। सिंपल रेशियो किसका था, मासेस का था, और ये लास्ट लॉ किस पे बेस्ड है, वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो गेलुसेट्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट if these are also gases provided all measurements of volumes are done under similar conditions of temperature and pressure। तो जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होंगी तो जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो क्या करेंगे, बेयर अप करेंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखिए कैसे एग्जांपल, अगर हम ले लें H2 प्लस Cl2, तो H2 और Cl2 जब कंबाइन होंगे हमें क्या मिलेगा, 2HCl। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम, और इसके कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 1:2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, और यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:2। तो क्लास अब आपको समझ में आया होगा। तो क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स में एक सिंपल रेशियो बनता है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिए ऑल द 5 लॉज, सारे 5 लॉज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज रिवाइज द कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज टॉट टू यू। जो भी आपको पढ़ाया गया है, मैटर का क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद लॉज जो भी आपको पढ़ाए हैं, इन पे बेस्ड बाकी एग्जाम्पल्स देखिए। एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।